एमए उत्तरार्ध हिंदी इकाई अर्थविज्ञान। अर्थविज्ञान के विभिन्न उप इकाइयों की चर्चा और विश्लेषण करने के पश्चात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बौद्धिक नियम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न नियमों में से 2 नियमों का अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी, एमए उत्तरार्ध की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि शब्दों के अर्थ का विकास 3 दिशाओं में होता है: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थापदेश। और इन विकासों के पीछे कुछ कारण काम करते हैं। इन कारणों में कुछ कारण बुद्धिगत भी होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों के कारणों का विचार करके जो नियम निर्धारित किए गए उन्हें बुद्धि नियम या बौद्धिक नियम कहा गया है। अर्थात हम उन्हें भाषा विज्ञान के अंतर्गत बौद्धिक नियम की संज्ञा से जानते हैं। ब्रील महोदय ने ही सबसे पहले अर्थ विज्ञान के अंतर्गत बौद्धिक नियमों की प्रतिस्थापना की थी। बाद में वुंट, स्परबर, ह्यूमन, कैरोनी, स्टर्न, सरकार आदि ने इस प्रकार के नियमों पर विचार किया था, लेकिन बीस जर्बर तथा टकर आदि ने इस प्रकार के नियमों का विरोध किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थ विज्ञान के अंतर्गत बौद्धिक नियमों को मानने और ना मानने वालों के 2 दल हैं या 2 भाग हो गए हैं। फिर भी अर्थ विज्ञान के अंतर्गत इन बौद्धिक नियमों का जान लेना भाषा विज्ञान के विद्यार्थी के लिए अपेक्षित होगा। उन सभी नियमों में सबसे पहला नियम है विशेषीकरण या विशेष भाव का नियम, अर्थात लॉ ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है: किसी भाव, रूप या संबंध आदि को व्यक्त करने के लिए कभी अनेक शब्द या प्रत्यय आदि प्रयुक्त होते हों और फिर धीरे धीरे उनमें केवल 1-2 शेष रह जाएं, तो इसे विशेष भाव का नियम कहते हैं। क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि विभिन्न रूपों में से प्रयोक्ता 1 या 2 को ही उन सारे के स्थान पर विशेष अर्थात स्पेशल रूप से प्रयोग करने लगता है। इस प्रसंग में ब्रील तथा सरकार आदि ने भारोपीय भाषाओं की कुछ प्राचीन भाषाओं में प्रयुक्त तुलना सूचक और सर्वाधिकता सूचक प्रत्ययों को लिया है। वे कहते हैं कि आरंभ में इस काम के लिए जहाँ कई प्रत्यय प्रयुक्त होते थे, लेकिन बाद में एक विशेष प्रत्यय ही प्रयुक्त होने लगा। यदि हम संस्कृत से उदाहरण लेना चाहें तो कह सकते हैं कि पहले जहाँ तुलना सूचक प्रत्यय तरप से कुशल से कुशलतर, लघु से लघुतर, मह से महत्तर और धन से धनितर और ईयसुन प्रत्यय ईयस से पटु से पट्टियस, धनिन से धनियस, गुरु से गरीयस तथा प्रिय से प्रेयस आदि 2 थे। इसी प्रकार सर्वाधिकता सूचक प्रत्यय भी तमप और तमप में से शब्द बनते थे कुशल से कुशलतम, लघु से लघुतम, महत से महत्तम और धनी से धनितम, और इष्टन से इष्ट जिसमें शेष रहता था, पट्ट से पट्टिस, घन से घनिष्ठ, गरिष्ठ, प्रेष्ठ 2 थे। बाद में तर और तम का प्रचलन कम हो गया और ईयस और इष्ट ही अधिक प्रयुक्त होने लगे। इस नियम के
समीक्षा करते हुए दो बातें कही जा सकती हैं या दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली, इस प्रकार बहुत के स्थान पर एक या कम का प्रयोग विशेष भाव या विशेषीकरण का नियम तो कहा जा सकता है, किंतु क्या सचमुच इसका अर्थ से विशेष संबंध है? जैसा कि अनेक विद्वानों के अर्थ विज्ञान के अध्याय के सिलसिले में इस पर विचार प्रकट करने से प्रकट होता है। यथार्थता, यदि इस प्रकार के कुछ शब्दों या प्रत्ययों का प्रयोग पूर्णतः बंद हो जाए तो उसे प्रत्यय या शब्द का लोप तो कहा जा सकता है। इसी प्रकार यदि प्रयोग कम हो जाए तो अल्प प्रयोग तो कहा जा सकता है, किंतु ये अर्थ परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं है। इस नियम के विषय में अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि अर्थ के लिए अनेक के स्थान पर कम या एक शब्द अर्थात प्रत्यय का प्रयोग इसमें होता है और यही इसका अर्थ से संबंध है, जो निश्चय ही नहीं के बराबर है। इस नियम के संबंध में दूसरा प्रश्न यह उठ सकता है कि क्या यह बौद्धिक नियम है? सच पूछा जाए तो यह प्रवृत्ति सरलता की दृष्टि से अनेक रूपता से एक रूपता की ओर जाने की है और इस प्रकार इसे प्रयत्न लाघव या याद करने में श्रम लाघव ही कह सकते हैं। धीरे धीरे सादृश्य के कारण यह होता है। इसके घटने में बुद्धि प्रत्यक्ष रूप से कोई काम नहीं करती, हाँ अप्रत्यक्ष अवश्य करती है, लेकिन परोक्षता तो ध्वनि, रूप, वाक्य आदि अन्य में भी काम करती है। तो क्या सभी के नियम बौद्धिक नियम हैं? संभवतः नहीं। इस प्रकार इसके लिए बौद्धिक नियम का नाम जितना सार्थक है उतना ही निरर्थक भी। विशेष भाव के नियम के दूसरे प्रकार के उदाहरणों के रूप में पुरानी भाषाओं के रूपों की विभक्तियों के स्थान पर कारक चिन्हों या परसर्गों का प्रयोग भी माना जा सकता है। उदाहरण के लिए रामस्य के स्थान पर राम का अर्थात स्या विभक्ति के स्थान पर का प्रयोग होना इसी बात का समर्थन करता है। इस प्रसंग में ये कहा जा सकता है कि ये शब्द अपना मूल अर्थ छोड़कर केवल एक विशेष व्याकरणिक अर्थ देने लगते हैं, अर्थात उनका अलग व्यक्तित्व अर्थात अर्थवत्ता समाप्त हो जाती है। तो यही चीज अर्थादेश के अन्य उदाहरणों में भी होती है। तात्विक दृष्टि से इस वर्ग के उदाहरणों की स्थिति बहुत भिन्न नहीं है। साथ ही जानबूझकर या बुद्धि के प्रयत्न से इनका प्रयोग भले हो, अर्थ का ये परिवर्तन बौद्धिक प्रयास से उत्पन्न न होकर बहुत ही सहज है। ऐसी स्थिति में इसे बौद्धिक नियम के अंतर्गत मानना तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। बौद्धिक नियम के रूप में तो नहीं, किंतु सामान्यतः अर्थ विज्ञान और अर्थ परिवर्तन के अंतर्गत ऐसे शब्दों का अर्थ विकास विशेष भाव का नियम माना जा सकता है, जहाँ एक शब्द पहले सामान्य अर्थ रखता था और बाद में विशेष अर्थ रखने लगा। उदाहरण के लिए द्रविड़ शब्द पिल्ला का प्राचीन अर्थ था सामान्य रूप से कोई भी बच्चा या शावक, किंतु हिंदी आदि में वह अपना सामान्य अर्थ खोकर विशेष अर्थ रखने लगा और अब पिल्ले का अर्थ कुत्ते का बच्चा हो गया है। कहने ना होगा कि ये अर्थ संकोच के सभी उदाहरण इसी श्रेणी के हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि विशेषीकरण या विशेष भाव के नियम को हम अर्थ संकोच के अंतर्गत मान सकते हैं। बौद्धिक नियम के अंतर्गत दूसरा नियम जो गिनाया जाता है या जिसे परिगणित किया जाता है वह है अर्थोद्योतन या उद्योतन का नियम। उद्योतन का अर्थ है
चमकना। जब शब्द में एक नया अर्थ चमक जाता है तो उसे इस नियम में रखते हैं। इसके अंतर्गत कई प्रकार की अर्थ विकास की प्रवृत्तियां गिनी जाती हैं या काम में ली जाती हैं। नंबर 1, कभी कभी देखा जाता है कि कोई प्रत्यय किसी अच्छे अर्थ से संबद्ध हो जाता है और कभी इसके उल्टे किसी बुरे अर्थ में। कभी कभी अच्छा या बुरा आदि न होकर कोई नया अर्थ ही उससे संबद्ध हो जाता है। कभी कभी सादृश्य के आधार पर एक शब्द के समानांतर बहुत से शब्द पाए जाते हैं और फिर उन सब के आधार पर मूल शब्द की प्रकृति का कोई अंश ही प्रत्यय मान लिया जाता है और इस प्रकार उसमें एक नया अर्थ आ जाता है। इसी प्रकार कभी कभी पूरी प्रकृति ही प्रत्यय बन जाती है। ये सारे विकास अर्थोद्योतन के हैं। कुछ प्रत्ययों के उदाहरण लिए जा सकते हैं, जैसे जर्मन प्रत्यय HARD हार्ड का विकसित रूप ARD के रूप में फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होता है। मूलतः इसका अर्थ खराब नहीं था। अंग्रेजी में भी स्टैंडर्ड या प्लेकार्ड में इसका अर्थ बुरा नहीं है, लेकिन संयोग से इसका प्रयोग बुरे शब्दों के साथ विशेष रूप से हुआ और अंततः अब ये बुरे अर्थ का ही प्रत्यय माना जाता है, जैसे डलार्ड, कावार्ड और ड्रंकार्ड या बास्कार्ड आदि। ISH की भी यही स्थिति है। आरंभ में यह विशेषण बनाने का सामान्य प्रत्यय था, जैसे पुरानी अंग्रेजी में फुलिश, पॉपुलर या इंग्लिश, डेनिश, ब्रिटिश। बाद में रंगों को हल्का रूप देने के लिए इसका प्रयोग होने लगा, जैसे रेडिश, ब्राउनिश, वाइटिश। अब इसका प्रयोग बुरे अर्थों के प्रत्यय के रूप में अधिक प्रचलित है, जैसे हेलिश, चाइल्डिश, बॉयस, गर्लिश, फुलिश या स्वीडिश आदि। हिंदी में हा प्रत्यय पहले सामान्य अर्थ देता था, जैसे बई रहा, मर कहा या मर खहा, कटहा, स्कूलिया, पूर्विया, पछवाहा, उतरहा। किंतु अब इसका प्रयोग घमंड के अर्थ में विशेष रूप से हो रहा है, जैसे रुपहा का अर्थ केवल रुपए वाला नहीं है, अपितु जिसे अपने रुपए का घमंड हो उसे रुपहा कहा जाता है। मोटरहा, सर्वगाहा, कुर्सियाहा, किताबहा भी और सहराती शब्द कुछ क्षेत्रों में अब भी प्रयोग में हैं। पश्चात से बने शब्द पाश्चात में आत्य प्रत्यय समझा गया, जबकि इसमें यह प्रत्यय नहीं है। इसी प्रकार लोगों ने दाक्षिणात्य के और पौर्वार्थ के शब्द चला दिए हैं। अंग्रेजी में ग्रीक और लैटिन से आया IS प्रत्यय सिविस, लिंग्विस्टिक, एस्थेटिक्स आदि में इस तरह के ऐसे शब्द पर्याप्त हैं जिनके अंत में IC के पूर्व भी होता है। दोनों को मिलाकर लोगों ने टिक प्रत्यय समझ लिया और बलिया से बना डाला वालियाटिक। यह शब्द लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी में अब भी मूर्ख के अर्थ में चलता है। सच पूछा जाए तो किसी भी शब्द में नए अर्थ की चमक आ जाना उद्योतन हुआ। इसी केवल प्रत्यय तक सीमित रखना उचित नहीं जान पड़ता। साथ ही अन्य नियमों की भांति इसे भी बौद्धिक नियम कहना बहुत उचित नहीं लगता, क्योंकि ये उद्योतन प्रायः आ जाता है, लाया नहीं जाता। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने बौद्धिक नियम के अंतर्गत आने वाले प्रथम 2 नियमों की चर्चा की। पहला नियम था विशेषीकरण या विशेष भाव का नियम और दूसरा नियम था अर्थोद्योतन या उद्योतन का नियम। और इन नियमों की चर्चा के पश्चात अब हम अगले वीडियो में और नियमों की या अन्य नियमों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।